बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमानों के साथ। आप लगातार हमारी बातचीत देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान पर बवाल, वो हमने आपको दिखाया। अब एक बड़ी खबर जो यूपी से आ रही है वो आपको मैं बता दूं एक बार फिर। अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अखिलेश यादव कई बार सांसद रह चुके हैं, इस बार भी लग रहा था कि वो उतरेंगे चुनाव में, लेकिन अब खबर आ गई कि कन्नौज की जो सीट बाकी थी सपा की, वहां से तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव भी यादव परिवार से ही हैं, लालू यादव की दामाद हैं बेसिकली ये। और इनफैक्ट इनकी जब शादी का कार्यक्रम हुआ था उसमें मोदी जी भी गए थे, मुझे ऐसी याद आ गया। और एक और रेफरेंस की कन्नौज की सीट जो है जहां से लग रहा था अखिलेश उतरेंगे, ये सीट भाजपा की सीट है। पिछली बार भाजपा ने इसमें हरा दिया था, डिंपल यादव को हराया था। डिंपल यादव यहां से उतरी थी, अखिलेश यादव जी की भाई सुब्रत पाठक जीत गए थे। तो बीजेपी की सीट है। अभी जैसे ही हुआ तो मुझे किसी ने पूछा कि भाई अब इसका मतलब भाजपा की एक सीट और बढ़ गई। मतलब कन्नौज की सीट वैसे टफ सीट होती है बीजेपी के लिए, हालांकि जीती हुई सीट है, लेकिन अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे तो मतलब सरलता रहेगी बीजेपी को। अगर वो लड़ते तो चुनाव और मजबूत हो जाता। अब अखिलेश यादव ने यह फैसला क्यों किया होगा? वो उनको लगता है कि मेरा रोल अभी नहीं है चुनावी पॉलिटिक्स में फिलहाल, मैं वो यूपी की राजनीति करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है लोकसभा जाने में। या अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब ये सीट सेफ नहीं रह गई है, मतलब अब यहाँ पर जो है मुकाबले में जाना खतरा है। और अखिलेश यादव हार जो है, कम से कम अपनी चुनावी हार, वो दिन नहीं देखना चाहते क्या? ये वजह आप कैसे देखेंगे इस खबर को? देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव ने बहुत साफ तौर पर, जब वो लोकसभा का चुनाव जीते थे और फिर विधानसभा गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति करूंगा, मैं विधानसभा में रहूंगा और योगी सरकार के सामने सवाल खड़ा करूंगा, चुनौतियां पेश करूंगा। तो सबसे पहले कि उन्होंने कहा था। दूसरा, कन्नौज की सीट अब पहले जैसा सामाजिक समीकरण रह नहीं गया। कन्नौज की सीट आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए बदले समीकरणों में बहुत मजबूत सीट है। तब की बात अलग थी जब ये पूरा क्षेत्र मुलायम सिंह यादव का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कह रहे हैं कि क्या दिख रहा है इससे, तो साफ साफ दिख रहा है कि आप बहुत जीत लेंगे तो एक सीट जीत लेंगे, बहुत बढ़ेगी तो एक सीट बढ़ जाएगी। लेकिन उनको पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी एनडीए के सामने ये जो संख्या बल आएगा ये बहुत छोटा होगा, उसमें उनके सांसद बनने का बहुत मतलब दिखता नहीं। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो सांसद की सीट हार गए तो आप कल्पना कीजिए कि कहां अखिलेश यादव खड़े होंगे। अभी तो वो कम से कम कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हमने 2017 से 22 में सीटें अपनी बढ़ा ली। नहीं, अभी कोई और सीट बची है सपा की जहां से चाहते अखिलेश तो लड़ सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता वैसी ऐसी कोई। आजमगढ़ डिक्लेयर हो गई, ऐसी कोई आजमगढ़ डिक्लेयर हो चुकी है। आजमगढ़ डिक्लेयर है, मैनपुरी डिक्लेयर है, फिरोजाबाद डिक्लेयर है, बदायूं डिक्लेयर है और ये कन्नौज डिक्लेयर है। यही है कि सबसे मूल तो यही सीटें हैं। बाकी तो लड़ते तो एक यही सीट, लड़ते तो यही सीट। प्रस्ताव एक सीट का आया था, रामपुर का गए नहीं लड़ने, वो जो प्रस्ताव दिया था लड़ने तो आजम खान फंसाने के लिए बुला रहे थे। अब अखिलेश तो इतनी राजनीति तो समझते हैं ना, वहां जाके हारते तो क्या, मतलब उनको लग रहा है कि हार हो जाती भाई। ये एक उनको रहता है, उनको आशंका होगी कि हार सकते हो। हारने से ज्यादा ओवरऑल क्या होगा, आप 5 में से एक सांसद उत्तर प्रदेश से चले जाएंगे, संसद में आप क्या प्रभाव छोड़ेंगे? आपको लग रहा है कि ठीक है भाई 111 विधायक हैं, हम उनके नेता हैं, उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक वो स्थिति में खड़े हैं। और मुझे लगता है ये रणनीतिक तौर पर कोई बहुत खराब निर्णय नहीं है। परिवार के ही है ना, इनके भतीजे लगते हैं, भतीजे हुए, अखिलेश यादव के भतीजे, लालू जी के दामाद हुए, लालू जी के दामाद। अच्छा, मुझे खबर आई तो ब्रेक में सुधांशु जी समझा रहे थे कि भाई क्यों अखिलेश यादव को जो है ऐसा डर लगा होगा, क्या बदल गया है 19 में और 24 में? तब मायावती साथ थे अखिलेश यादव के, अब वो साथ नहीं है। आप बता रहे थे क्या? देखिए, अच्छा सर एक सेकंड, एक रैली आ रही है प्रधानमंत्री की, जरा सुनवा लें। अलीगढ़ में बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी अपने आप में एक मुस्लिम बहुल सीट है, और अलीगढ़ में भी मोदी वही बात कह रहे हैं जो उन्होंने राजस्थान में कही थी। सुनिए जरा। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के एक और खतरनाक इरादे से मैं आज देश के लोगों को, अलीगढ़ के लोगों को आगाह कर रहा हूं। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है,
किसके पास कितने मकान है उसकी जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं कि ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला। फॉल खेल रहे हो तो अच्छा, आपने सुना प्रधानमंत्री को कह रहे हैं शहजादे आएंगे, मतलब कांग्रेस के शहजादे मतलब राहुल गांधी आएंगे, आपकी संपत्ति ले लेंगे, सरकार संपत्ति जब्त कर लेगी। कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी, व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। आपको याद होगा, देश आजाद हुआ तब से
सेना की हर खरीद में घोटाले करने वाली कांग्रेस कभी भी यहां डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवा सकती। बीजेपी की वजह से अब हमारा यूपी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर सेना का बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने वही कहा कि राहुल गांधी के ने जो कहा है हम वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर्वे कराने के बाद, उन्होंने कहा ये माओवादी कम्युनिस्ट सोच है। इसके आगे लेकिन जो राजस्थान में उन्होंने कहा था कि ये मुसलमानों के बीच में बांट देंगे, वो बात अभी नहीं कही उन्होंने। आज साहब जिस समय बोला जाता है ना, तो हर शब्द कोई रटा रटाए तो होता नहीं। राहुल गांधी की स्पीच थोड़ी है कि कोई लिख के दे देता है वो देख के बोल देते, कुछ रहे कोई, लेकिन भाव बड़ा स्पष्ट है। वो फिर दोबारा दोहरा रहे हैं कि जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे। आप सबकी संपत्ति देखेंगे, लोगों की, सामान्य व्यक्ति की संपत्ति देखेंगे और उसको लेके आप किस में बांटने वाले। जो प्रश्न है वो है, कांग्रेस को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि हम लोग फाइनेंशियल सर्वे करेंगे, मतलब क्या हुआ इसका। फाइनेंशियल हर एक इंसान का करेंगे, किसका करेंगे, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे रहे। जो आज जो दिमाग में एक चीज है कि कांग्रेस जो है माओवादियों की तरह हमारी संपत्ति लेके लोगों में बांटने वाली है, उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए। प्रधानमंत्री लोगों को कह रहे हैं कि मतलब एक किस्म का डर दिखा रहे हैं कि तुम्हारी दौलत ले प्रधानमंत्री लेंगे, बता रहे तुम्हारा नियत, घर, तुम्हारी ना जायदाद। प्रधानमंत्री नियत बता रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में इस समय राहुल गांधी के आसपास जितने लोग हैं उनकी नक्सली सोच है। जब अर्बन नक्सलाइट कहते हैं उनकी वही सोच है, देश के प्रति नकारात्मक, लोगों के प्रति नकारात्मक सोच है। उस सोच के का प्रतिबिंब आज राहुल गांधी बने हुए, इसलिए उसका स्पष्टीकरण उन्होंने क्यों नहीं करा, ये बताएं। वो जवाब कांग्रेस दे। हाँ रागी जी, एक लाइन जरा, बार बार कहा जाता नहीं कि इसमें है क्या। इसको मैं एक पन्ना पढ़ रहा था अल्पसंख्यक वाला, इसमें लिखा हुआ है भारत कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भारत के इतिहास और लोकतांत्रिक परंपराओं को समझते हुए कांग्रेस का मानना है कि तानाशाही या बहुसंख्यकवाद के लिए देश में कोई जगह नहीं है। अब सवाल ये है कि ये बहुसंख्यकवाद क्या है। बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ये तानाशाही तो चलो समझ में, ये बहुसंख्यकवाद क्या है। क्या ये हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं? क्या ये कम्युनल बात नहीं है? अगर हम कहते हैं मतलब कि हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो मतलब मेजॉरिटी केवल हिंदुओं की चलेगी, ये ऐसा नहीं उनकी होगा। चल रही है। और आगे वो कह रहे हैं कांग्रेस शैक्षणिक संस्थानों में वो तो भेदभाव कहिए क्या, एक विविधता आयोग की स्थापना करेगी। अब विविधता आयोग की जरूरत यहाँ क्यों पड़ेगी? एक वैसे ही अल्पसंख्यक आयोग है, अब उसके बाद विविधता आयोग की भी आवश्यकता क्यों पड़ेगी? क्या मतलब कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कांग्रेस को लग रहा है कि नहीं ये चीजें ठीक नहीं है? तो ये बहुसंख्यकवाद और विविधता आयोग, इतने ढेर सारे फ्रेमवर्क हैं, उसमें एक नए फ्रेमवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बहुसंख्यकवाद आ गया देश में, ये तो कहता ही है विपक्ष नहीं, लेकिन मैं कहना ना, मतलब हिंदू बहुसंख्यक हैं, आप उनको बार बार टारगेट करते क्लियर है। मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब, बहुसंख्यकवाद का मतलब हिंदुओं का दबदबा, ऐसा नहीं चलेगा। सौरभ जी, हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी है वो रिलीजियस माइनॉरिटी अभी तक क्लासिफाइड है, तो उसमें हिंदू मेजॉरिटी है, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और मुसलमान, ये माइनॉरिटी है। तो जब वो बात कर रहे हैं तो यूँ कह रहे हैं ना हिंदू मुसलमान, तो किसकी बात करें? बहुसंख्यक कौन है? हिंदू की बात करें ना। वो कह रहे हैं हिंदू जो है उसकी बात नहीं चलेगी। नहीं, और ये भी अल्पसंख्यक वाले कॉलम में लिखा हुआ है, अल्पसंख्यक वाले अल्पसंख्यकों के लिए जो भी करेंगे उसके कॉलम उसी कॉलम। तो इसीलिए जब वो ये कहते हैं कि भाई हमने हिंदू मुसलमान कहाँ कहा है, तो क्यों कुतर्क दे रहे हैं? अच्छा, तुमने कहा है तो दम से कहो ना। हम कहते तो हम दम से कहते हैं ना, हम छदम नहीं है, हमारी बात में जो है स्पष्टता है। हम इसके खिलाफ हैं, हाँ हम खिलाफ हैं, हमने कभी नहीं कहा हम गोलमोल नहीं बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं और राष्ट्रवादी हैं साथ में, और वो इसको यही कहा जाता है कि वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर देशभक्ति, हिंदू विचार जो इस देश का है, जो भारत की जो विचारधारा है, अगर उसके साथ अपने को जोड़ना कम्युनलिज्म है तो हाँ मैं कम्युनल हूँ। क्या गलत कहते हैं भाई? ठीक, रागी जी देखिए, प्रधानमंत्री ने उसी सोच को, उसी बात को फिर से दोहराया है और बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वो बात लेकर के आ रहे हैं जो काम नक्सलियों ने इस देश में नहीं किया, वो हार गए, जो चुनावी राजनीति ने उनको परास्त कर दिया, वैसे हिंसक राजनीति को राहुल गांधी इस देश की धरातल पर खड़ा करना चाहते हैं। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऐसे तो हो नहीं सकता है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन तो तभी हो सकता है जब इस देश में एक हिंसक क्रांति हो,
ये हिंसक क्रांति किनके लिए, किनके खिलाफ होगी? ये हिंसक आप कह रहे क्रांति हैं राहुल गांधी की बात जो है वो राहुल हिंसा भड़काने वाली है। राहुल गांधी एक हिंसक समाज को पैदा करने के लिए इस देश में अराजकता को जन्म देने की बात कर रहे हैं। इसके पीछे सोचिए, दुनिया में कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हुआ है एक्सेप्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज में, और वो भी आज के दिन में लौट गए, सब नष्ट हो गए, पूरी उनकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। वो फिर से आकर के इसको क्लैरिफाई क्यों करना चाहिए कांग्रेस? नहीं मतलब क्या है? क्लैरिफाई नहीं, मैं फिर कह रहा हूं सौरभ जी, एक और चीज है, एक और जो चीज है, जब वो माओवादी जब मारे जाते हैं, जो कि सेना के खिलाफ, जो कि पुलिस के खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ जिन्होंने हिंसात्मक आज तक गतिविधि करी है, उनको शहीद कहा जाता है कांग्रेस द्वारा। हाँ, मैं दुखी हूं। 2 दिन पहले उनको शहीद कहा गया और कोई बोल नहीं रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने सुरक्षा बलों के लोगों को मारा वो आज शहीद हो सकते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, और कांग्रेस की तरफ से उसका खंडन नहीं है। मैं 2-3 लाइन बोल देना चाहता हूं। इस सभा में योगी आदित्यनाथ जी ने एक ढंग से हिंदुओं को सचेत किया है, ठीक है, और उन्होंने बताया कि देखो, तुम क्या राम मंदिर के बारे में भूल जाना चाहते हो? तुम 370 को भूल जाना चाहते हो? तुम ऐसे तत्वों को भूल जाना चाहते हो इस देश में धर्म के नाम पर जो अराजकता पैदा करते हैं, ठीक है सर, जो धर्म के आधार पर खूंखार आतंकवादियों और अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं। जी, बहुत शॉर्ट में आप क्या एनालाइज करेंगे? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कांग्रेस की मंशा छुपी हुई थी उसे पकड़ा और देश की जनता को उससे अवगत करा रहे। और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जितने अभी चरण के चुनाव बचे, 6 चुनाव, वो हर चरण के पहले अपने हर भाषण में बात का जिक्र करे, क्योंकि देश की जनता घोषणा पत्र बहुत ध्यान से नहीं पढ़ती है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इस देश के साथ क्या करेगी। अब देखिए, अब ये लेकिन प्रधानमंत्री के बयान पर जो है चेन रिएक्शन एक तरीके से शुरू हो गया, एक के बाद एक, एक के बाद एक।